हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 20 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है इसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रैटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं। ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे पीडीएफ कोर्स संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेट और यूटी गॉट इट्स फर्स्ट एवर जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग टू इट्स राटसे कार्पो एप्रिकॉट? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को अपना पहला भौगोलिक संकेत टैग उसके राटसे कार्पो खुबानी को मिला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, लद्दाख, नागालैंड, उत्तराखंड या फिर जम्मू एंड कश्मीर। बिल्कुल रिसेंट करंट अफेयर है, जल्दी से आप इसका आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आते हैं इस सेशन के स्टार्ट में, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है, ये सभी मैं टेलीग्राम पर भी पोस्ट कर दिया करूँगा। तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा चैनल है। India defeated which country in the final to win the FIH Women's Nations Cup 2022 in वाल्सेनिया, स्पेन? भारत ने वालेंसिया, स्पेन में FIH विमेंस नेशंस कप 2022 जीतने के लिए फाइनल में किस देश को हराया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए, स्पेन है। तो आपको जानना चाहिए, ये FIH विमेंस नेशंस कप 2022 ये वेलेंसिया, स्पेन में हुआ है और हॉकी से संबंधित है। भारतीय जो महिला टीम है हॉकी की, इन्होंने स्पेन को 1-0 से फाइनल में हरा दिया है और ये कप जीत लिया है। आपको बता दें, इस पूरे टूर्नामेंट में भारत की जो टीम है ये अनडिफीटेड रही है। इसी के साथ 2023-24 FIH हॉकी विमेंस प्रो लीग के लिए भी प्रमोट कर दी गई है। आपको बता दें, ये जो विमेंस FIH नेशंस कप है, इसका पहला ही सीजन था, इनॉग्रल सीजन रहा है, फर्स्ट एडिशन रहा है। Name the second of the 4 Visakhapatnam class destroyers that has been commissioned at Naval Dockyard, मुंबई। नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में कमीशन किए गए विशाखापट्टनम श्रेणी के 4 में से दूसरे विध्वंसक का नाम बताएं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, INS मोर्मुगांव। तो आपको जानना चाहिए। अच्छा, एक बात और बता दूं, एक्चुअली पहली बार ऐसा हुआ है जब मैं इसको एडिट नहीं कर पाया किसी कारणवश। जैसे हाईलाइट कर देता था रेड कलर से या फिर अंडरलाइन कर देता था और लेटर्स बोल्ड कर देता था, वर्ड्स, तो किसी कारण मैं कर नहीं पाया। तो आज थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, आप समझ में आ जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जानिएगा इस क्वेश्चन के बारे में, महत्वपूर्ण है। देखिए, इंडियन नेवल शिप मोर्मुगांव D67, इसके बारे में आप जानिएगा। ये एक P-15B क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर है। इसको हाल ही में नवल डॉकयार्ड मुंबई में कमीशनड किया गया है। देखिए, एक क्लास है इन इस तरह के डेस्ट्रॉयर्स की, उसका नाम रखा गया है विशाखापट्टनम क्लास। तो इसकी जो फर्स्ट नवल शिप रही है उसका नाम विशाखापट्टनम रहा, उसको लॉन्च कर दिया गया है। ये इसकी दूसरी है मोर्मुगांव, INS मोर्मुगांव। टोटल 4 इस तरह के डेस्ट्रॉयर बनने हैं। क्लास का नाम क्या है? विशाखापट्टनम। कभी कभी एग्जाम में क्लास पूछ लेते हैं किस क्लास के हैं ये शिप, तो आंसर होगा विशाखापट्टनम क्लास के। तो पहली तो विशाखापट्टनम ही रही, दूसरी है मोर्मुगांव। इसके बाद 2 और लॉन्च किए जाएंगे। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि जो 4 विशाखापट्टनम क्लास के जो नेवल शिप है उनमें से जो दूसरा लॉन्च किया गया है उसका नाम बताइए। आपको बता दें, इसे वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा डिज़ाइन किया गया है और कंस्ट्रक्ट किसके द्वारा किया गया है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा। आपको बता दें, 163 मीटर लेंथ है, 17 मीटर ब्रेथ है और डिस्प्लेसमेंट है 7400 टन्स का। और इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स जो है लगाए गए हैं। साथ ही
सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स की जो फैसिलिटी है वो भी इसमें दी गई है। बाकी मोरमुगांव के बारे में आप जानते हैं, गोवा की पोर्ट सिटी है, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और कैसी भी कंडीशन हो, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल या फिर केमिकल वारफेयर कंडीशन, उन सभी में फाइट करने के लिए ये पूरी तरह से तैयार है। हु वॉन द गोल्डन बूट अवार्ड इन फीफा वर्ल्ड कप 2022? फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बूट पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, किलियन एम्बापे। देखिए जानेगा 2022 फीफा वर्ल्ड कप पूरा हो चुका है, आप सभी जानते होंगे। अर्जेंटीना ने जो डिफेंडिंग चैंपियन था अब तक फ्रांस, उसको 4-2 से हरा दिया है पेनल्टी शूटआउट में, क्योंकि मैच ड्रॉ हो गया था 3-3 के स्कोर पर एक्स्ट्रा टाइम के बावजूद भी। और अर्जेंटीना का ये तीसरा वर्ल्ड कप है, इससे पहले ये 1986 और 78 में जीत चुके हैं। आपको जाना चाहिए तीसरे स्थान पर क्रोएशिया रहा, चौथे स्थान पर मोरक्को रहा है। अब अगर हम इसके अवार्ड्स के बारे में बात करें तो गोल्डन बॉल दी जाती है बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को। ये दी गई है लियोनेल मेसी को, 7 गोल्स इन्होंने दर्ज की, 3 असिस्ट किए हैं। अच्छा, इस पर पूरी मैं डिटेल वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, उसमें पूरी जानकारी है, सब कुछ उसमें दिया गया है। आप केवल वो पढ़ लीजिएगा अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनेगा। देखिए इस तरह के जो टूर्नामेंट है इसमें ज़्यादा अंदर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, जो स्ट्रेट है, क्योंकि ये किसने गोल्डन बॉल जीती, क्या इसकी लोगो रहा है ना, बॉल जो थी उसका नाम क्या रहा है, तो ये सभी जो दिख रहे हैं ना, जो बिल्कुल प्रत्यक्ष हैं, ये तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा डीप में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए गोल्डन बॉल किसने जीती है? लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के। सिल्वर बॉल किलियन एम्बापे, और ब्रॉन्ज बॉल जीती है लुका मॉड्रिक ने। अब बात करते हैं गोल्डन बूट, मतलब टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा गोल्स, तो ये किए हैं किलियन एम्बापे ने, 8 गोल्स किए हैं। सिल्वर बूट जो सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोर है मेसी, और ब्रॉन्ज बूट इन दोनों ने जीता है ओलिवियर गिरार्ड और जूलियन एल्वारेज। गोल्डन ग्लव जीता है अर्जेंटीना के है ये एमिलियानो मार्टिनेज, और बेस्ट यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस। अच्छा, बात करते हैं टोटल कैश प्राइस की। तो जो वर्ल्ड कप फाइनल था इसके टोटल कैश प्राइस था 72 मिलियन यूएस डॉलर का। अब जो जीता है उसको 42 मिलियन यूएस डॉलर दिए गए, और जो रनर अप रहा उसको 30 मिलियन यूएस डॉलर दिए गए। अच्छा, और पूरे वर्ल्ड कप की जो टोटल प्राइस बनी रही वो 440 मिलियन यूएस डॉलर रही है। तो अर्जेंटीना को आप देख सकते हैं इस टेबल में 42 मिलियन यूएस डॉलर मिले, यानी कि 347 करोड़ रुपए। फिर फ्रांस है, फिर क्रोएशिया, फिर मोरक्को है। व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंकिंग इन साइंटिफिक पब्लिकेशंस? वैज्ञानिक प्रकाशनों में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए 3rd है। तो आपको जानना चाहिए नेशनल साइंस फाउंडेशन द्वारा जो साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स 2022 रिपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स जारी की गई। इसमें बताया गया है कि इंडिया की जो पोजीशन है साइंटिफिक पब्लिकेशंस जारी करने में, ये 2010 में 7th थी, और अब 2020 में 3rd पोजीशन पर भारत आ गया है। यानी कि जो साइंटिफिक संबंधी जो पब्लिकेशंस होते हैं वो रिलीज़ करने के मामले में हम तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। और आपको ये भी जानना चाहिए चाइना पहले नंबर पर है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स है, फिर इंडिया, फिर जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम एंड जापान। इसमें ये बताया कि जो इंडिया का स्कॉलरली आउटपुट है, ये जहाँ 2010 में 60,555 पेपर्स था, वहीं 1,49,213 पेपर्स हो गया 2020 में। अगर हम नंबर ऑफ PhDs इन साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें, उसमें भारत तीसरे नंबर पर है। साथ ही ये भी बताया है कि 2018-19 में 2511 पेटेंट्स ग्रांट किए गए थे, नंबर ऑफ पेटेंट्स। फिर 19-20 में 4003, और 2020-21 में बढ़कर ये 5,629 हो गए हैं। जिसने रिपोर्ट जारी की है नेशनल साइंस फाउंडेशन, ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट की, जो कि फंडामेंटल रिसर्च एंड एजुकेशन को सपोर्ट करती है इन ऑल द नॉन मेडिकल फील्ड्स ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। साथ ही आपको जानना चाहिए कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022, जो कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो द्वारा लाया जाता है, इसमें भारत की रैंकिंग जहां 2014 में 81 थी, वहीं 2022 में 40वीं हो गई है। हाउ मैनी फॉरेन सैटेलाइट्स बिलोंगिंग टू 19 कंट्रीज वर सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाय इसरो ड्यूरिंग द लास्ट 5 years? पिछले 5 वर्षों के दौरान इसरो द्वारा
19 देशों के कितने विदेशी उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी 177। तो देखिए इसरो ने अपने कमर्शियल आर्म के थ्रू 177 फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं। 19 कंट्रीज से संबंधित रही पिछले 5 सालों में, और मतलब 2018 से नवंबर 2022 तक की बात कर रहे हैं हम यहाँ। और कितना इसरो ने इससे कमाई की है? 94 मिलियन यूएस डॉलर की और 46 मिलियन यूरो की। When is the इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी दिसंबर 20। तो जानिएगा इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे ये 20 दिसंबर को मनाया जाता है। और यूएन मिलेनियम डिक्लेरेशन जो कि 8 सितंबर 2000 को साइन किया गया था, उसी के दौरान ये डे इस्टेब्लिश किया गया था, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि यूएन मिलेनियम डिक्लेरेशन कब साइन हुआ था। अच्छा, जिन इंग्लिश में जैसे एसएससी हो गया या फिर और एग्जाम होते हैं आपके स्टेट वाइज, उनमें पूछते हैं ना कि निम्नलिखित में से कौन सी स्पेलिंग सही है या फिर गलत है। ये मिलेनियम की स्पेलिंग भी याद रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी, ये भी पूछ ली जाती है। स्पेलिंग के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं, फिर पूछते हैं कि कौन सी स्पेलिंग सही है या कौन सी तरह से मिलेनियम सही लिखा हुआ है। An Indian PhD student at the University of Cambridge has solved a 2500-year-old grammatical problem of which language? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक भारतीय पीएचडी छात्र ने किस भाषा की 2500 साल पुरानी व्याकरण संबंधी समस्या का समाधान किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है संस्कृत। तो आपको जानना चाहिए ग्रामेटिकल प्रॉब्लम, ये एक ऐसी एक ग्रामेटिकल प्रॉब्लम थी संस्कृत से संबंधित जो कई संस्कृत स्कॉलर्स नहीं कर पाए 5th सेंचुरी बीसी से, और फाइनली इसको इंडियन पीएचडी स्टूडेंट जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में है इन्होंने सॉल्व कर दिया है। इनका नाम है ऋषि, ये पीएचडी स्टूडेंट है सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में, और इन्होंने डिकोड किया है उस रूल को जो पाणिनि, जिन्हें हम फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं, उनके द्वारा दिया गया एक रूल डिकोड किया है अपनी थीसिस में। इनकी थीसिस का टाइटल है इन पाणिनि We trust discovering the algorithm for rule conflict resolution in the अष्टाध्यायी। Which NASA mission will survey millions of rivers and lakes? नासा का कौन सा मिशन लाखों नदियों और झीलों का सर्वेक्षण करेगा? सही आंसर ऑप्शन ए है स्वॉट। तो देखिए अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने सैटेलाइट लॉन्च की है जो कि हमारे पर्सपेक्टिव को बदल देगा, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देगा जो वाटर का जो व्यू है अर्थ पर उसे। आपको बता दें जो स्वॉट मिशन है ये रिवर्स, रिजर्वायर्स, लेक्स, तो इन सभी का एक प्रिसाइज मैप प्रोवाइड कराएगा, साथ ही ओशन सरफेस को ट्रैक करेगा। और आपको ये भी जानना चाहिए कि फ्लड और ड्रॉट फोरकास्ट भी इम्प्रूव की जा सकेगी। अच्छा, जो ये स्वॉट की फुल फॉर्म भी जान लीजिए, सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी। तो ये जो मिशन है ये कैलिफोर्निया से लिफ्ट ऑफ हुआ है, और किसके द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा है? नासा और फ्रेंच स्पेस एजेंसी CNES के द्वारा, और यूके और कैनेडियन स्पेस एजेंसीज द्वारा भी इसमें कंट्रीब्यूशन दिया गया है। अच्छा, नासा से ही संबंधित एक और करंट अफेयर जानेगा, बहुत दिन से इसको कवर करना चाहता था। हाल ही में हमने ये भी जाना कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने जिनका नेक्स्ट जनरेशन एस्ट्रोनॉट शिप है जिसका नाम ओरियन कैप्सूल है, ये वापस आ गया है। तो मून को ऑर्बिट करके 25.5 दिन की जो है इसकी पूरी यात्रा रही, अब ये वापस आ गया है और पैसिफिक ओशन में जाकर गिरा है। अच्छा, ये क्या था? आर्टेमिस 1 मिशन था ये, तो नासा द्वारा 16 नवंबर को लॉन्च किया गया था। हमने पढ़ा भी था इसके बारे में जब ये लॉन्च हुआ था। नासा के जो कैनेडी स्पेस सेंटर है फ्लोरिडा में, यहाँ से। अच्छा, तो इसमें अभी कोई भी क्रू नहीं था, है ना, ये आपको डमी थे इसके अंदर, बाकी कोई गया नहीं था इसमें। तो ये था आर्टेमिस 1 मिशन। तो इसमें क्या था, वही चेक करके नासा ने ये चेक किया कि जो हार्श इन्वायरमेंट है डीप स्पेस में, तो जब हम एस्ट्रोनॉट भेजेंगे तो उनके लिए हमारी क्या क्या तैयारी होनी चाहिए। अब ये ओरियन जो है सेफली अर्थ पर रिटर्न हो चुका है। अब जो नेक्स्ट मिशन रहेगा उसमें क्या होगा, उसमें ह्यूमन जाएंगे मून पर। आपको बता दें लास्ट टाइम जब ह्यूमन मून पर गए थे वो 50 ईयर्स एगो की बात है, अपोलो 17 के थ्रू जो क्रू गया था। और लास्ट टाइम जब ह्यूमन लैंड किया था मून पे तो 11 दिसंबर 1972 था। अपोलो 17 क्रू था जिसमें कि जीन शर्मैन और हैरिसन स्मिथ, इन दोनों ने 3 दिन वहाँ पर बिताए थे।
और ये एजेंसी का जो ये प्रोजेक्ट है इसका नाम क्या है, आर्टेमिस, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और क्या मतलब है इसका, जो ग्रीक माइथोलॉजी में ओलंपियन गॉड अपोलो की सिस्टर है आर्टेमिस। द पार्लियामेंट पास्ड द न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अमेंडमेंट बिल 2022। द बिल अमेंडेड द फॉलोइंग एक्ट। संसद ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है। विधेयक ने निम्नलिखित अधिनियम में संशोधन किया। तो किस एक्ट में संशोधन किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एक्ट 2019। तो देखिए पार्लियामेंट ने हाल ही में द न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अमेंडमेंट बिल 2022 को पास कर दिया है। और ये बिल न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एक्ट 2019 को अमेंड करता है, संशोधित करता है। तो एक्ट में ये प्रोवाइड कराया गया है कि न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर जो है सेटअप किया जाना था। जो एक्ट है, जो 2019 का जो एक्ट है, उसके तहत न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर स्थापित किया जाना था और इसको नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया जाना था। तो अब जो ये न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है, ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को रिप्लेस किया है। और इस बिल के थ्रू अब जो ये बिल लाया गया है, इससे जो ये न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है, इसको रीनेम कर दिया गया। अब इसका नाम क्या हो गया है? इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। साथ ही जो पहले वाला एक्ट था उसमें यह था कि 2 साल तक कोई भी इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में कोई डिफ़िकल्टी आई तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस डिफ़िकल्टी को रिमूव करने में जो है मदद करेगा। और अब इस टाइम पीरियड को बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। लिखा है ना, द एक्ट अलाउज द सेंट्रल गवर्नमेंट to provide for removing any difficulties in implementing the act up to 2 years from the date of commencement of the act. The bill extends this time period to 5 years. Which country's prime minister is Leo Varadkar? लियो वराडकर किस देश के प्रधानमंत्री हैं? सही आंसर ऑप्शन ए है, आयरलैंड। देखिए इंडियन ओरिजिन है ये लियो वराडकर और इनका सेकेंड टर्म है ये आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। अच्छा ये टर्म याद रखिएगा, आयरलैंड में जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है यानी कि प्राइम मिनिस्टर, इनको बोलते हैं टाउसीस। तो ये याद रखिएगा आप। अच्छा तो ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं? अब माइकल मार्टिन को रिप्लेस कर रहे हैं, सेकंड टर्म है इनका। और आपको ये भी जानना चाहिए कि यहाँ की जो पार्लियामेंट है, यहाँ बाईकैमरल पार्लियामेंट है, जैसे हमारी है राज्यसभा लोकसभा, और इस पार्लियामेंट का नाम है ओरिस्टस। इसमें भी 2 सदन है, लोअर हाउस है डेल और अपर हाउस है सीनेट एरियन। तो अलग थोड़ा नाम है, प्रोनाउंसिएशन अलग होगी इनकी। साथ ही आपको जानना चाहिए साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा ये रीइलेक्ट कर दिए गए हैं लीडर ऑफ द गवर्निंग अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC के लीडर फिर से ये इलेक्ट किए गए हैं। तो ये भी मिलता जुलता करंट अफेयर है, इसलिए मैंने इसके साथ ही क्लब कर दिया कि दोनों ही जो है जो हेड हैं कंट्री के उनसे संबंधित है। गूगल अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप विद इंडियन डिजिटाइजेशन ऑनलाइन सर्विसेज टू ब्रिंग लोकल स्टोरेज ऑफ गवर्नमेंट इशूड IDs ऑन एंड्रॉयड डिवाइसेस। एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि गूगल अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप विद विच इंडियन डिजिटाइजेशन ऑनलाइन सर्विस टू ब्रिंग लोकल स्टोरेज ऑफ गवर्नमेंट इशूड IDs ऑन एंड्रॉयड डिवाइसेस। गूगल ने एंड्रॉयड उपकरणों पर सरकार द्वारा जारी ID का स्थानीय संग्रहण लाने के लिए किस भारतीय डिजिटलीकरण ऑनलाइन सेवा के साथ साझेदारी की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन सी है, डिजी लॉकर। तो आपको जानना चाहिए गूगल ने एक पार्टनरशिप अनाउंस की है डिजी लॉकर के साथ। डिजी लॉकर आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट ऑथराइज्ड आइडेंटिफिकेशन स्टोरेज सिस्टम है। तो इसके तहत जो भी गवर्नमेंट द्वारा इशू की गई IDs हैं उनका जो लोकल स्टोरेज है वो एंड्रॉयड डिवाइसेस पर प्रोवाइड कराया जाएगा गूगल के द्वारा। डिजी लॉकर की अगर हम बात करें, ये एक इंडियन डिजिटाइजेशन ऑनलाइन सर्विस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा प्रोवाइड की जाती है अंडर इट्स डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। तो इसमें आप सभी जानते हैं, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, एकेडमिक मार्कशीट, इन सभी को डिजिटल फॉर्मेट में एक्सेस कर सकते हैं। जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप सेव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। 1 GB स्टोरेज भी इसमें प्रोवाइड कराया जाता है। तो यूज़र्स को आधार नंबर की ज़रूरत होती है इसमें लॉगिन करने के लिए, साइन इन करने के लिए। इसका जो बीटा वर्जन है वो फरवरी 2015 में लॉन्च किया गया था
और प्राइम मिनिस्टर द्वारा इस सर्विस को 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया। 63rd सेशन ऑफ इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमेटी वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वां सत्र किस शहर में आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है लखनऊ। आपको जानना चाहिए 63rd सेशन ऑफ द इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमेटी, ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ऑर्गेनाइज किया गया है। आपको बता दें जो ये IHRC है, इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमेटी, ये एक ऑल इंडिया फोरम है क्रिएटर्स का, कस्टोडियंस का एंड यूजर्स ऑफ रिकॉर्ड्स का, जिसे 1919 में सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करने के लिए, जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जो हिस्टोरिकल रिसर्च हैं, उनके मैनेजमेंट के लिए। आपको बता दें नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, ये यहाँ पर इसका सेक्रेटेरिएट है। इंडियन हिस्टोरिकल रिसर्च रिकॉर्ड्स कमेटी का हेडक्वार्टर्स यहाँ पर है। IHRC की अगर हम बात करें, इसको यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर द्वारा हेड किया जाता है और 134 मेंबर्स इसमें शामिल रहते हैं। यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह प्रिसाइडेड ओवर द 25th ईस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग इन विच सिटी? केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस शहर में 25वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? सही आंसर ऑप्शन बी कोलकाता है। तो आपको जानना चाहिए यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने 25th ईस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग की अध्यक्षता की है कोलकाता में। इस मीटिंग में चीफ मिनिस्टर्स ऑफ बंगाल एंड झारखंड शामिल रहे, साथ ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, मिनिस्टर्स फ्रॉम उड़ीसा, ये सभी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की जो मीटिंग है उसको संबोधित किया शिलोंग में। आपको बता दें नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल ने अपना गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन मनाया है, इसको इनोग्रेट किया गया था 1972 में। विच ऑफ द फॉलोइंग वन IEI इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2022? निम्नलिखित में से किसने IEI उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है NMDC। तो देखिए नेशनल माइनर NMDC, इन्होंने IEI यानी कि इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2022 जीता है चेन्नई में। आपको जानना चाहिए NMDC ये भारत में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आयरन और की, और इसको 37th इंडियन इंजीनियरिंग कांग्रेस के तहत यहाँ पर फेलिसिटेट किया गया है, सम्मानित किया गया है। NMDC के जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, इनका नाम सुमित देव है, हम कई बार पढ़ भी चुके हैं। यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैव एग्रीड टू ग्रांट बॉस्निया एंड हर्जेगोविना कैंडिडेट स्टेटस टू जॉइन द यूनियन। यूरोपीय संघ देशों ने संघ में शामिल होने के लिए बॉस्निया एंड हर्जेगोविना को उम्मीदवार का दर्जा देने पर सहमति व्यक्त की है। तो देखिए यूरोपियन यूनियन लीडर्स एग्री हो गए हैं, सहमत हो गए हैं कि जो बॉस्निया एंड हर्जेगोविना है, एक ही कंट्री है ये अब जो यूरोपियन यूनियन है 27 नेशंस का जो ब्लॉक है इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इस पर सहमति जता दी। हालांकि अभी प्रोसेस थोड़ा लंबा है, काफ़ी लंबा प्रोसेस रहता है इसको यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने के लिए, कई सारी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं। इनके अलावा देखिए और भी कंट्रीज़ लाइनिंग में हैं, जैसे अल्बानिया है, मालडोवा है और नॉर्थ मैसेडोनिया है, ये सभी कंट्रीज़ अभी लाइन में हैं, ये सब ज्वाइन करना चाहती हैं EU। कोसोवो है, इसने फॉर्मली अब यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने के लिए अप्लाई कर दिया है। बॉस्निया की अगर हम बात करें तो कैपिटल सराजेवो है और यहाँ की करेंसी है कन्वर्टिबल मार्क। नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? बायोमेडिकल रिसर्च के लिए राष्ट्रीय पशु संसाधन सुविधा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी हैदराबाद है। तो आपको जानना चाहिए यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने ICMR NARFBR यानी कि नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, इसको हैदराबाद, जीनोम वैली हैदराबाद में इनोग्रेट किया है। इन विच सिटी डज PM नरेंद्र मोदी लॉन्च द गृह प्रवेश प्रोग्राम? PM नरेंद्र मोदी ने किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया? सही आंसर ऑप्शन डी है अगरतला। देखिए जो गृह प्रवेश हैं ये तो किसी भी सिटी में हो सकते हैं लॉन्च, बस ये याद रखिएगा कि दिसंबर के महीने में कहाँ पर किए गए हैं, तो त्रिपुरा की जो सिटी है अगरतला यहाँ पर। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कई सारे इनिशिएटिव्स लगभग 4350 करोड़ रुपए के त्रिपुरा में लॉन्च किए हैं, क्योंकि यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। और आपको ये भी जानना चाहिए ये जो प्रोजेक्ट है इसमें एक गृह प्रवेश प्रोग्राम को लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और अगरतला बाईपास को चौड़ा करने से संबंधित प्रोजेक्ट
की आधारशिला रखी गई है और भी कई सारे प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। साथ ही आपको जाना चाहिए प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट इसको भी लॉन्च किया है आनंद नगर एंड अगरतला गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में। नहीं, ये जो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है इसको तो आनंद नगर में इनोग्रेट किया है और अगरतला गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज इसको भी इनोग्रेट किया है। RBI has asked which fintech company to pause onboarding of new online payment merchants। RBI ने किस फिनटेक कंपनी से नए ऑनलाइन भुगतान व्यापारियों की ऑनबोर्डिंग रोकने के लिए कहा है? सही आंसर ऑप्शन सी रेजर पे है। तो जानिएगा फिनटेक जॉइंट रेजर पे इसको RBI द्वारा कहा गया है कि आप अभी जो नए ऑनलाइन पेमेंट मर्चेंट्स हैं उनको ऑनबोर्ड मत कीजिए, उनको जो है अपने साथ अभी शामिल मत कीजिए, क्योंकि जो सेंट्रल बैंक है हमारा RBI ये चाहता है कि जो ये बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है रेजर पे ये कुछ चेंजेस जो है लाए और कई सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराए इससे पहले कि हम इसको फाइनल पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस प्रोवाइड कराएं। Which of the following has signed a renewable energy agreement of 150 मेगावाट with Microsoft India? निम्नलिखित में से किसने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ 150 मेगावाट के नवीकरणीय ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है रिन्यू पावर। तो देखिए रिन्यू पावर जो कि सब्सिडरी है रिन्यू एनर्जी ग्लोबल की, इन्होंने एक रिन्यूएबल एनर्जी एग्रीमेंट साइन किया है 150 मेगावाट का माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ। तो इस अरेंजमेंट के तहत बीकानेर के पास रिन्यू एनर्जी का एक प्रोजेक्ट है 150 मेगावाट की, वहाँ से क्लीन एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी माइक्रोसॉफ्ट को, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट चाहता है कि 2025 तक 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर ये वर्क करे। अच्छा, हाल ही हमने भी देखा माइक्रोसॉफ्ट और वायरसेट इन्होंने भी पार्टनरशिप की है टू डिलीवर सैटेलाइट इंटरनेट ग्लोबली बाय 2025। विच वीक इज बीइंग ऑब्जर्व फ्रॉम 9 to 25 दिसंबर? 19 से 25 दिसंबर तक कौन सा सप्ताह मनाया जा रहा है? सही आंसर ऑप्शन डी है गुड गवर्नेंस वीक। तो आपको जाना चाहिए यूनियन मिनिस्टर फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन्होंने गुड गवर्नेंस वीक 2022 जो कि 19 से 25 दिसंबर तक मनाया जा रहा है इसे विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में इनोग्रेट किया है। इसी के साथ साथ 5 दिन का प्रशासन गांव की ओर इस नेशन वाइड कैंपेन को भी लॉन्च किया है। किस मौके पर हम ये बना रहे हैं? जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी उनकी बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर। साथ ही देखिए जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं पूरे देश में उन्होंने 3120 न्यू सर्विसेज आइडेंटिफाई की हैं जिन्हें ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी में ऐड किया जाएगा। आपको बता दें साल 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी को ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि देने के लिए उनका जो बर्थडे है 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे यानी कि सुशासन दिवस के तौर पर मनाए जाने का ऐलान किया था। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। व्हाट इज द रिसेंटली रिलीज्ड मास्कट फॉर इंडिया कस्टम्स? आंसर इज ऑफिसर हंस जो कि एक ब्लू स्वान है। Which insurer has launched guaranteed fortune plan? Canara HSBC Life Insurance. PVR Cinemas has launched the first director's cut in South India in which city? Bengaluru. The old pension scheme guarantees pension at 50% of the last on basic pay. What will be the reference date for the 2021 census of India? Also the 16th Indian census, 1st March 2021. Who will take over as the Chief Executive Officer of Deloitte India from 1st April 2023? Answer is Romal Sethi. Ministry of Electronics and Information Technology Startup Hub and which company have announced applications invitation for Upskill Academy's class of 2023? Answer is Google. Teodoro Obiang Nguema Mwasogo is the longest serving president of any country ever. Which country's president is he? Answer is Equatorial Guinea. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिएगा। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाटर कवर्स व्हाट अराउंड परसेंटेज ऑफ द अर्थ? Bank of England raises its key interest rate to this percent from 3% earlier. तो बैंक ऑफ इंग्लैंड सेंट्रल बैंक है इसलिए महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। गोवा वॉज लिबरेटेड फ्रॉम पोर्चुगीज रूल ऑन December 19 एंड दिस ईयर, साल बताना है आपको। विच बैंक पार्टनर्ड विद स्टार्टअप इंडिया फॉर परिवर्तन स्मार्टअप ग्रांट्स? इन विच ईयर वॉज द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फाउंडेड? विच कम्युनिटी सेलिब्रेट्स हनुक्का या फीस्ट ऑफ डेडिकेशन और फेस्टिवल ऑफ लाइट्स? विच स्टेट असेंबली
unanimously passed two amendment bills to increase the reservation in government jobs and admissions in education institutes to 76%. Since its creation on May 1st, 1960, which state has claimed that 865 villages include Belgaum, now Belgavi, Karwan and Nipani should be merged into it. Karnataka, however, has refused to part with its territory. तो हाल ही में दो राज्यों के बीच झगड़ा चल रहा है और काफ़ी नोकझोंक चल रही है, तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है अगर राज्यों के बीच कुछ डिस्प्यूट होती है तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आप बताइएगा। इन 8 क्वेश्चंस का आंसर कीजिएगा, यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।